हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड होगा इसमें। तो पहला होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, देन सेकेंड वन विल बी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा नस्ट इक्वेशन और लास्ट में हम लोग नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल पढ़ेंगे। तो एक एक करके लेते हैं हम लोग सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है? तो इट्स द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जितना भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट होता है, जितने भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ रखा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रखा है, तो इनकी वैल्यूज़ को अरेंज करना इन इंक्रीजिंग वैल्यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बुलाते हैं। कहीं कहीं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होगा, कहीं कहीं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होगा। ठीक है। सो एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है? ये जो सीरीज़ हम लोगों ने अरेंज कर रखी है उसका क्या फ़ायदा है? तो एप्लीकेशन इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, कैसे बताता है? ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजली द सब्सटेंस, एलिमेंट और आयंस रिड्यूस। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही आसानी से रिड्यूस होगा। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही आसानी से रिड्यूस होगा। और अगर आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है, अगर कोई चीज़ रिड्यूस हो जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या है? दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो अगर खुद को रिड्यूस कर ले रहा है, रिड्यूस कैसे करेगा? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो किससे एक्सेप्ट करेगा? सामने वाले से। तो सामने वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दैट मीन्स सामने वाला क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये किस तरह से एक्ट करेगा? रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। सो इन जनरल अगर देखा जाए, क्या बोलेंगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा, वो उतनी ही आसानी से रिड्यूस हो सकता है। और अगर रिड्यूस हो सकता है तो वो दूसरे के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इसी का अपोजिट हम लोग ले सकते हैं। क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो उतनी ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो पाएगा और वो दूसरों के लिए किस तरह से एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है। अगर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो रहा है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर वैल्यूज दी होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। सेकेंड है आपका टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। जो मेटल्स हैं उनकी रिलेटिव एक्टिविटी को कंपेयर करने के काम आता है। कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है। ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, मोर इजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। अब जैसे अभी बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा हुआ वो उतनी ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, यानी ऑक्सीडाइज कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो कोई सा भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, मोर easily it can lose electron, hence greater is its reactivity। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव वो हुआ। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये जो मेटल्स हैं इनको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन आपका जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। इसी के बेसिस पे बताया जाता है। अगर क्वेश्चंस ऐसे, वैसे तो ये 10th क्लास के क्वेश्चंस हैं आपके, कि अगर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन दे दिया और उसमें आपको Mg ऐड करने को बोला और पूछा गया वेदर द रिएक्शन इज़ फिजिबल और नॉट, Mg जिंक को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आसानी से Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? Zn को यहाँ से हटा देगा और यहाँ पे MgSO4 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कौन किसको रिप्लेस कर सकता है सॉल्ट सोल्यूशन में से और उसकी प्लेस ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जिसमें सारे जितने भी सब्सटेंसेज हैं, आयंस या एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज किया गया है
इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है। जो भी यहाँ पे रिएक्शन आपको दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। जो भी यहाँ पे सब्सटेंस है, आयंस हैं, कंपाउंड है, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है, ये किसकी दी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की दी हुई है वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो उतनी ही आसानी से रिड्यूस हो सकता है। जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो उतनी आसानी से रिड्यूस हो सकता है। तो फ्लोरीन आसानी से रिड्यूस हो सकता है। पता भी है आप लोगों को कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना यानी रिड्यूस करना। तो अगर ये रिड्यूस हो सकता है, इसका मतलब वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लिथियम का। लिथियम का सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल का अपोजिट देखा जाए तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा, 3.04। सिंबल यहाँ, साइन यहाँ से हटा देंगे, क्या हो जाएगा, 3.04। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है यानी ये उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। जब ये ऑक्सीडाइज हो सकता है तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये टेबल आपको यही बता रहा है कि डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका बढ़ रहा है यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है यानी ये जो ऊपर में टॉप में है ये आसानी से रिड्यूस हो सकता है। इन बिटवीन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है, आर्बिट्री वैल्यू है जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, इसके नीचे नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की और इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। ये ओवरऑल रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है। तो इस बेसिस पे ये टेबल को देख के हम लोग बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन रिड्यूस हो सकता है, कौन एज अ एनोड काम करेगा, कौन एज अ कैथोड काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था सेल का, वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अभी आगे में एक करके भी बताएंगे हम लोग। टू प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, हम लोग इससे स्पॉन्टिनिटी यानी वेदर अ रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस ये भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस द ईएमएफ ऑफ द सेल मस्ट बी पॉजिटिव। यानी जो ईएमएफ हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वो रिडक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर जो रिएक्शन है वो फिजिबल है। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है या 0 आ रही है दैट मीन्स दैट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस और वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट्स विद अ एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। ये प्रिडिक्ट करने के भी काम आता है कि मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा या नहीं होगा। कैसे, कि जो भी यहाँ पे मेटल्स आपको हाइड्रोजन के नीचे में दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस होगा, जब H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ एक्सेप्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। यानी यहाँ पे पॉजिटिव से 0 में जा रहा है यानी क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही हाइड्रोजन को रिड्यूस कर पाएगा। यानी हाइड्रोजन के नीचे आपको जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं और एसिड में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा सकते हैं। बाकी उसके ऊपर वाले जो हैं वो इवॉल्व नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका हो गया 5th एप्लीकेशन। नाउ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन। हम लोग को स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है जिसमें फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व है। जिंक प्लस 2Ag प्लस गिव्स यू Zn2 प्लस 2Ag। ठीक है, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन दे रखा है। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है आप पता कर सकते हो। जिसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है यानी Zn
2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका डिक्रीज हो रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो इसका जब सेल पोटेंशियल निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, E0 सेल हम लोग किस तरह निकालते हैं, ई राइट में कौन सा होता है, रिडक्शन वाला होता है, माइनस ई लेफ्ट में कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन वाला होता है, ऑक्सीडेशन यानी एनोड वाला होता है। ठीक है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर, यानी राइट में हम लोग को किसका रखना है, सिल्वर का रखना है, और लेफ्ट में हम लोग को किसका रखना है, जिंक का रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो पोटेंशियल जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है, और क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो Zn आपका Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। Ag जो है Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन जब हम लोग E0 सेल कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही रखते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है हमें उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू के नहीं, उसका जो भी साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ओके, सो रिडक्शन पोटेंशियल में हम लोग किसका कौन रिड्यूस हो रहा था, सिल्वर रिड्यूस हो रहा, तो यहाँ पे हम लोग सिल्वर का रखेंगे। वैल्यू कितनी है, -0.80, तो माइनस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। अगेन माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में दे रखा है, एंड देन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आपका जिंक का हो रहा है, तो इसका भी हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -0.76 होगा, और देन इसको ऐड कर देंगे तो 1.56 वोल्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड वाला, तो उसमें हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और कैसे पता चलता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर E0 Ag+ दिया हुआ है दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर E0 Ag+ Ag दिया हुआ है यानी यहाँ पे क्या रिडक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द EMF ऑफ अ सेल कंटेनिंग क्रोमियम एंड कैडमियम इलेक्ट्रोड्स। हम लोग को EMF निकालना है एक सेल का जिसमें क्रोमियम और कैडमियम इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे हम लोग को ये नहीं बता रखा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है, और ना ही हम लोग को कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, गिवन क्या है आप लोग को, ये सेल पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, जिसमें कि आपका Cr3+ आपका Cr में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और कैडमियम 2+ कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये भी आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी दोनों आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग ये हमें नहीं पता है। तो इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा वो उतना ही ईजिली क्या होता है, रिड्यूस हो पाता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव में है तो ज़्यादा कौन सा हुआ, ये वाला -0.40 ज़्यादा हुआ क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये रिड्यूस होगा, और जो रिड्यूस होगा वो किस साइड में रहता है, राइट साइड में। तो -0.40 माइनस, एंड देन आपका लेफ्ट साइड में -0.74, और इस वैल्यू को जब ऐड कर देंगे हम लोग तो 0.34 वोल्ट आ जाएगा सेल पोटेंशियल ऑफ दिस गिवन ऑफ दिस 2 गिवन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अगर आपको गिवन ना भी हो, रिएक्शन ना दिया हो, सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, तो हम पता लगा सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है आपका, तब तो हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 मोलर कंसनट्रेशन और 298 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन अगर कंसनट्रेशन थोड़ा सा भी चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज हुआ, उस कंडीशन में एक इक्वेशन है जिसको यूज़ करके हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, देखते हैं। सपोज एक आयन दे रखा है Mn+ एक्वस। ठीक है, वो क्या कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके सॉलिड M में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए
जो सेल पोटेंशियल है, इस मेटल को पहले तो क्या करेंगे, कपल करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। एंड देन फिर इसका हम लोग सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए जो नर्स्ट इक्वेशन है किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन पे वो किस तरह से दी जाएगी, ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT/NF नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। M सॉलिड जो था वो आपका प्रोडक्ट था और Mn प्लस एक्वस जो था, आयन जो था, वो आपका रिएक्टेंट था। तो इस तरह से हम लोग इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं अबव रिएक्शन के लिए, ठीक है। नाउ अगर हम लोग नेचुरल लॉगरिथम को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका 2.303 आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ln की जगह हम लोग log 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो R है, R की वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपका गैस कांस्टेंट है। T क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन है। एंड देन F क्या है, 96500 कूलॉम पर मोल फैराडे, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू अगर R की फिक्स है, F की फिक्स है, T की आपकी अगर वेरी कर सकती है टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में जो भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनेट हुए या फिर एक्सेप्ट हुए, रिडक्शन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेप्ट यहाँ पे हुए हैं, एक तरह से केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, उस वो है N, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबकी वैल्यू पुट कर दी तो वो किसके बराबर आया, 0.0591 के बराबर आया, ठीक है। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन में जब हम पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि जो सॉलिड होता है, अगर कोई मेटल सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग जो कंसंट्रेशन है वो 1 लेते हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो इक्वेशन होगा आपका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का वो ये होगा, E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये पूरा डेरिवेशन बैठ के याद नहीं करना है, अगर आपको ये याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेनियल सेल, जो अभी तक का हम लोग का फेवरेट सेल है, कॉपर जिंक सेल, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो कैथोड पे आपका कॉपर होता है, पता है हम लोग को। एनोड पे जिंक होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का रिडक्शन होता है। ये सब हम लोगों ने पहले वाले जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर कॉपर का हम लोग को सेल पोटेंशियल निकालना हो, कॉपर इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करवा लिया एंड देन उसका हम लोग को सेल पोटेंशियल निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, सेल पोटेंशियल ऑफ कॉपर विल बी गिवन बाय स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 माइनस RT/2, क्योंकि यहाँ पे Cu 2+ है और Zn वाले में भी Zn 2+ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपके इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, तो इसीलिए N की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो कॉपर के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर में कॉपर सॉलिड आएगा तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1 से, क्योंकि उसका जो हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं वो यूनिटी लेते हैं। इसी तरह जिंक के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस RT/2F ln 1/Zn कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, जिंक आयन। अब जब सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, E cell will be given by cell potential of copper minus cell potential of zinc, और ER माइनस EL, रिडक्शन जिसका हो रहा है तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। अब जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है अलग अलग वैल्यू, वो सारी हम लोग नीचे में ला के रख देंगे, कॉपर का सेल पोटेंशियल माइनस जिंक का सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है हम लोग को, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसको एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे में हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को एक साथ कर लिए हैं, ठीक है। एंड देन माइनस RT/NF को हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, और फिर हमारे पास बचता क्या है, इसमें से और इसमें से माइनस RT/NF को
कॉमन ले लिया है, बचेगा क्या यहाँ पे आपका Ln 1 बाई कॉपर आयन कंसनट्रेशन माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हम लोगों ने माइनस बाहर में कॉमन लिया था, तभी ये माइनस माइनस ऊपर में जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस Ln 1 बाई जिंक आयन कंसनट्रेशन। तो ये आपका एक तरह से इक्वेशन बना है। ठीक है, अब ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक विल आपको क्या देगा, ई नॉट सेल दे देगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल दे देगा। सो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन है वो लिखा गया है। ये कैसे आया आपका Zn ऊपर कैसे आ गया, तो आप लोगों ने देखा होगा log m बाई n होता है, तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, log m माइनस log n करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे log m माइनस n के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया है, log m बाई n के फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का कंसनट्रेशन था 1 बाई n था और यहाँ पे 1 बाई m था, तो जब आप इसको इधर में लेके आओगे तो वो m बाई n हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT बाई 2F Ln जिंक आयन कंसनट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसनट्रेशन, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये आपका डेनियल सेल का इक्वेशन हो गया। इसी तरह आप लोग को कोई सा भी सेल दिया हो आप उसके लिए इक्वेशन निकाल सकते हो। डेनियल सेल में n की वैल्यू 2 हो जाती है, आप जो भी वैल्यू रखना चाहो वो रख सकते हो, जो भी आपका रिएक्शन है, जो भी इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखा है, इसका सेल पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। रिएक्शन क्या है, SN4 प्लस जिसका कंसेंट्रेशन 1.5 मोलर है प्लस जिंक सॉलिड गिव्स यू SN2 प्लस जिसका कंसेंट्रेशन 0.50 मोलर है प्लस Zn2 प्लस जिसका कंसेंट्रेशन 2.0 मोलर है। ई नॉट सेल दिया हुआ है हम लोग को 0.89। अब हम लोग को सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ई सेल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप लोग का यहाँ पे रखिए ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ये पूरा जो है आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ जिंक होता और SN आपका सॉलिड फॉर्म में होता तो सिर्फ जिंक का कंसंट्रेशन रखते हैं, लेकिन SN आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं है, एक्वस फॉर्म में है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में SN की भी वैल्यू हम लोग रखेंगे एंड देन नीचे में SN4 प्लस। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, ई नॉट सेल है 0.89, पूरी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका जो ओवरऑल सेल पोटेंशियल आएगा वो 0.895 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके NCERT में दे रखे हैं या फिर कोई भी साइट बुक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।